हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2025 के कुछ क्वेश्चंस अगेन। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 था क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन आईडी 704108 है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कह रहे हैं लेट ए है वो मुझे 0A0 0 0B एंड C0 0 एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, वेयर ABC आर रियल नंबर्स, ABC हमारे पास रियल नंबर्स हैं विथ A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर B मेरे पास A प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स गिवन है क्या, 0A0 0 0B एंड C0 0 एंड साथ में कंडीशन गिवन है कि A इंटू बी इंटू सी यानी ए बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ लेट कि ए बी सी तीनों ही मेरे पास क्या है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। हमसे बोल रहा था कि बी है ना वो हमें क्या गिवन है, बी है वो हमें गिवन है ए क्यूब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए, है ना। देखो सबसे पहले क्या करो, ये हमारे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्यों है, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास E2 है ना, ये मेरे पास E3 है एंड ये मेरे पास E1 है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो E1 मेरा पास आ रहा है इन थर्ड प्लेस। ठीक है, E1 मेरे पास आ रहा है थर्ड प्लेस पे, E3 आ रहा है मेरे पास सेकंड प्लेस पे एंड E2 आ रहा है मेरा फर्स्ट रो में। यानी इसको हम परम्यूटेशन की तरह, जैसे हम ग्रुप थ्योरी में परम्यूटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें हम लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है या मैं बोलूँ E1 है, वो कौन सी पोजीशन पे है, वो हमारी थर्ड पोजीशन पे है। तो 1 की इमेज है 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा E2 है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब 2 की इमेज है 1। ठीक है, एंड जो E3 है वो हमारा सेकंड पे है यानी 3 की इमेज है 2। तो कुल मिला के अगर इसको मैं देखूं तो ये मेरे पास साइकिल कुछ इस टाइप की लिखी जाएगी, 1 की 3, 3 की 2। ठीक है, ये मेरे पास S3 का एक एलिमेंट होता है और ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास क्या है, इसका ऑर्डर 3 है। मीन्स 1 3 2 को मैं अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाती हूँ या इसको प्रोडक्ट कैलकुलेट करती हूँ तो वो मुझे आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर है 3। अब इसका ऑर्डर अगर 3 है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ऑर्डर भी 3 है। दैट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। यानी जो मेरे पास इसका पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है, वो मेरे पास मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, और वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। या ये तो इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ये मिनिमल पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है, यहाँ से इसको जब फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे, फैक्टर्स निकालोगे तो ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, आइगन वैल्यूज हैं ए मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ए का तो हमें पता चल गया, बी हमारे पास क्या था, ये था। अच्छा, बी भी कैलकुलेट कर ले। बी था ए क्यूब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए क्यूब था वो मेरा आइडेंटिटी के इक्वल आया था, तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिटी पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी, यानी बी हमें ये मिल गया। ठीक है, तो बी की जो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं ए की, वो हमारे पास क्या आई थी, ए की आइगन वैल्यूज आई थी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, 1, इसका ओमेगा स्क्वायर एंड इसका ओमेगा की पावर 4 होगा, दैट मीन्स ओमेगा। और आइडेंटिटी का तो हमें पता है क्या होता है, 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे बी की जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, ए स्क्वायर दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा
ए की 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस में आइडेंटिटी यानी 1 1 1। ये हमारे पास होगा 1 1 एंड 1 कितना होगा 3। ठीक है, ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा प्लस में 1 और तीसरा होगा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, यानी हमें मिला 300 क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। तो बी की आइगन वैल्यूज हमारे पास मिल गई 30 एंड 0। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो वहां से डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया है, क्योंकि आइगन वैल्यूज हमें ये मिली हैं, तो इसलिए जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 मिलेगा। कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या 0 आया है, नहीं, डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया था 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये आइगन वैल्यूज आई थी उसकी, दैट इज ओमेगा क्यूब, और ये होता है 1 के इक्वल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब कहता है कि रैंक ऑफ बी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से रैंक ऑफ बी के बारे में क्या होगा, रैंक ऑफ बी आप कैसे जज कर सकते हो, रैंक ऑफ बी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी आपके पास बना था, है ना। आप क्या करो, यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, इजिली कैलकुलेट हो सकता है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है, ये आपका आएगा 1, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये आएगा 0, यहाँ से आएगा 0 एंड यहाँ से आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 0 0 एंड 0 1 0, ठीक है, ये आपका आया ए स्क्वायर, ये आया 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0, प्लस में ए स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी क्या आएगा, ए कितना था, ए में एक तो यहाँ पे 1 था, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0 एंड प्लस में आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस में क्या होगा आइडेंटिटी, इन सबको जब ऐड करोगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा कुछ, ठीक है। आपको पता चला यहाँ से कि जो रैंक है ना बी की वो हमारे पास कितनी है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रैंक कितनी आई 2 के इक्वल आई, किसकी बी की, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अब कह रहे हैं कि रैंक ऑफ बी स्क्वायर क्या 1 आएगी, अरे नहीं, जो रैंक 1 की मैट्रिक्स है उसको आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर लोगे, इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक ऑलवेज 1 रहती है, तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा बन के निकलेगा, ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे आपकी रैंक ऑफ बी स्क्वायर कितनी आएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आपको रैंक कितनी मिली थी 1 के इक्वल मिली थी भाई, ठीक है, रैंक ऑफ बी आपकी कितनी मिली थी 1 के इक्वल मिली थी, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हुआ एंड रैंक ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है, हेंस हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट में, देखो ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, पार्ट बी का ही क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन आईडी है 704102, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी सेट्स, ए बी सी मेरे पास कोई भी सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है, हमें कह रहा है कि ए में से जब मैं बी में से सी कैलकुलेट माइनस करती हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा इनमें से। तो सबसे पहले एक बात देखो, जो भी मेरे पास अगर इस टाइप का सेट है वो डिनोट करता है ए में से आप बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या आप बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको ओपन कर लो क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, ये ए में से क्या करोगे बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, ठीक है, अब इसमें से आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका एक तरीके से मान लो डी का काम करेगा, ठीक है, इसको मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे ए इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट यानी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपके पास हुआ। अब यहां से कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, इसको डी मॉर्विस थ्योरम हमारे पास होती है ना, डी मॉर्विस थ्योरम हमारे पास होती है, वो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, क्या बोलती है वो कि हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको यही अप्लाई करनी है, तो ए इंटरसेक्शन एज इट इज हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज सी। ठीक है, तो ये आपका आया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी ये आपका हुआ क्या, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, ये, है ना, तो ये हुआ आपका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपको मिल गया। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे हैं कि लेट एफ है वो सी से सी, मेरे पास एक फंक्शन है जो डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है, कि एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन है ई की पावर कोस ऑफ 1 प्लस में आयोटा इंटू में साइन ऑफ जेड। ठीक है, आपको कह रहा है कि z है वो x प्लस आयोटा y है, ठीक है, एफ जेड है वो u प्लस में आयोटा v है, ठीक है, एंड u और v रियल वैल्यूड फंक्शन है। करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज हमारे पास करेक्ट होगी, u x एट 0 0, यानी आपको यहां से u कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको u कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले u निकालना है, u यानी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है क्या, आपको इमेज आपको रियल पार्ट कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना एक बार इसको, कोस ऑफ 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, एंड साथ में साइन ऑफ जेड है, जेड को मैं एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लूं। ठीक है, यहाँ से इसको देखो, ये कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इनटू में साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, कोस 1 एज इट इज, कोस आयोटा होता है हमारे पास, कोस आयोटा एक्स होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो कोस आयोटा कितना बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 1। ठीक है, तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस में साइन 1 एज इट इज साइन ऑफ हाइपरबोलिक 1 अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ आयोटा एक्स हमारे पास होता है आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ पे साइन ऑफ आयोटा है ओनली, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक 1। ठीक है, तो आयोटा बाहर लग जाएगा। ओके, साथ में ये है साइन एक्स कोस ऑफ आयोटा वाई यानी कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, प्लस में यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा इसका, एंड होगा कोस एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है इसको सोल्व करके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग करना है, रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे इसको आप पहले रियल पार्ट में इकट्ठा कर रही हूँ, तो कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1 साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और साथ में आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर, तो यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो होगा साइन 1 साइन ऑफ हाइपरबोलिक 1 कोस एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल पार्ट। अब चलते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे इसको आप करोगे तो माइनस का साइन ऑफ 1 साइन ऑफ हाइपरबोलिक 1 साइन ऑफ एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, और इसको क्या करना है, इससे करना है। ठीक है, तो ये आएगा कोस ऑफ 1 कोस हाइपरबोलिक 1 कोस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स। ये किसकी पावर चल रही थी, ई की पावर चल रही थी, यानी कुल मिला के जो हमारा फंक्शन बना वो बना ई की पावर कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1 साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, प्लस में साइन 1 साइन हाइपरबोलिक 1 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इन टू में ई की पावर आयोटा है, ई की पावर आयोटा में ये आएगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा होता है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, देखो ये तो पावर में है, यहाँ पे कोस के एंगल में आएगा,
कोस के एंगल में आएगा क्या, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मुझे रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ रियल पार्ट कैलकुलेट करूंगी। देखो e की पावर आयोटा थीटा होता है, वो हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो आयोटा साइन थीटा है, ये वाली टर्म मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला जो e की पावर है, e की पावर ये मेरे पास रियल मिल चुका है, इसके साथ मल्टीप्लाई था e की पावर आयोटा थीटा। जैसे यहाँ पे एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देती हूँ कि ये आपके पास था e की पावर a, साथ में आपके पास आया e की पावर आयोटा थीटा। तो आप क्या करोगे, e की पावर a को एज इट इज रखोगे, इसको आप करोगे तो कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो आपके पास रियल पार्ट ये बच जाएगा e की पावर a इंटू में कोस थीटा। तो आपको यही करना है, ठीक है, आपको यही करना है। तो देखो यहाँ से हमारा जो e की पावर a था ये वाला, ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, e की पावर आयोटा थीटा बनता, ठीक है, यानी कोस के एंगल में ये सब आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कोस के एंगल में कोस ऑफ 1 कोस हाइपरबोलिक 1 कोस x साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, माइनस में साइन 1 साइन हाइपरबोलिक 1 साइन x कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया रियल पार्ट यानी u। आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले u इज इक्वल्स टू e की पावर, इसको मैं a नाम दे देती हूँ और मैंने इसको एज इट इज रख दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एज इट इज रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या होगा, माइनस का साइन है ना, माइनस बाहर ले लो, माइनस साइन ऑफ ये आपके पास क्या बनेगा, कोस ऑफ 1 कोस हाइपरबोलिक 1 कोस ऑफ x साइन हाइपरबोलिक y माइनस साइन ऑफ 1 साइन हाइपरबोलिक 1 साइन ऑफ x कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, ये तो आप क्या आ गया इसका। अब एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसके इनटू में आएगा एंगल का डिफरेंशिएशन। तो कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1 एज इट इज, इसका कितना आ जाएगा, x के विद रिस्पेक्ट टू करने पे साइन हाइपरबोलिक y भी एज इट इज, कोस का आ जाएगा माइनस का साइन, यानी ये आपका बनेगा माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो माइनस ऑफ साइन 1 माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 1 कोस x कोस हाइपरबोलिक ऑफ y। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है, कोस वाले एंगल को एज इट इज रखना है, यानी कोस 1 ये वाला, ठीक है, पूरी टर्म, और e की पावर जो a था उसका क्या हो जाएगा, a इंटू e की पावर a, है ना। अब ये a आपको लिख लोगे यहाँ से, तो लिख देते हैं यहाँ पे e की पावर a को मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, ये हमारा a था, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आएगा e की पावर a एज इट इज रखोगे, ठीक है, और ये अंदर बचेगा कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1 साइन का हो जाएगा कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्लस में साइन 1 साइन हाइपरबोलिक 1 कोस x का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस हटा के माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका ux निकला है, आपको 0 0 पुट करना है। तो देखो यहीं पे y और x को आपको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो आप जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले इस a को चेक कर लेते, क्योंकि e की पावर a है, ठीक है, आप जब इसमें 0 पुट करोगे तो इस साइन x की जगह ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही साइन 0 पुट करोगे। सिमिलरली यहाँ पे जब आप साइन हाइपरबोलिक y को 0 पुट करोगे तो वो भी 0 मिलेगा, यानी आपको e की पावर a क्या मिल गया, 0 के इक्वल e की पावर a यानी e की पावर 0 यानी 1, तो ये आपका आया माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखो जब पुट करोगे क्या, कोस एक्स और वाई को 0, तो देखो ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा वाई की वजह से, और यहाँ पे इसकी वजह से 0, यानी साइन के अंदर वाली टर्म पूरी 0 बन गई। दिस इम्प्लाई साइन 0 क्या होता है, 0 के इक्वल, तो ये आपका पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में था, ये भी इसको 0 ले गया। अब आपके पास सिर्फ ये टर्म्स बचती है, इसमें आप जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा कोस ऑफ क्या बचेगा अंदर एंगल में, कोस ऑफ हमारे पास क्या था, ये था। यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये इसकी वजह से 0, एंड यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वजह से 0, यानी कोस ऑफ 0 e की पावर, यहाँ पे e की पावर a क्या आया था, 0 आया था, है ना। और अब यहाँ पे पुट कर दो तो कोस x कितना होएगा, 0, सॉरी कोस 0 पे 1,
तो ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक वाई 1, ये भी 1 है ना, और ये आपके पास बचेगा यहाँ पे कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन साइन ऑफ साइन 1 ऑफ साइन हाइपरबोलिक 1 और साइन एक्स, यानी इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका बचा ये, यानी आपके पास कुल मिला के ये टर्म तो पूरी 0 आ गई थी। कोस 0 1 होता है, e की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये आपके पास बचा कोस 1 कोस हाइपरबोलिक 1। इसका मतलब कोस हाइपरबोलिक 1 इंटू में कोस 1, ये आपका आया डिफरेंशिएशन एट 0 0। और आपको पता है कि कोस हाइपरबोलिक 1 हमारे पास होता है e की पावर 1 प्लस में e की पावर -1 अपॉन में 2 इंटू में कोस 1। ठीक है, इसका मतलब e प्लस में 1 बाय e इंटू में कोस 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस देख लो कौन सा करेक्ट आ रहा है। e प्लस में 1/e इंटू कोस 1/2, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, बाकी सब गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि u है वो हमारे पास स्पैन है, ठीक है, किसका, e की पावर t, e की पावर 2t एंड e की पावर 3t। ठीक है, यानी u है वो मेरे पास स्पैन ऑफ e की पावर t, e की पावर 2t एंड e की पावर 3t। ठीक है, ये हमें गिवन है, यानी u है वो सारे एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन कर रहा है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं इन द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम r टू r। ओके, अब कह रहे कि कंसिडर आर वेक्टर स्पेस V, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, कह रहा है कि V हमें एक सेट गिवन है जो वो फंक्शंस कलेक्ट कर रहा है जो U से R जा रहे हैं, वेयर R इज एन R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें V के अंदर क्या गिवन है, कह रहे V के अंदर F है वो U से R जा रहे हैं, सच दैट F इज R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि u मेरे पास एक सेट गिवन था, ठीक है, जो स्पैन हो रहा था इन सब से। ओके, यहाँ पे f मुझे एक फंक्शन गिवन है और वो कैसा गिवन है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, यानी अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ तो v मेरे पास डुअल स्पेस है u का। ठीक है, v हमारे पास क्या है, डुअल स्पेस है u का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है, f u से r जा रहा है और f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डायमेंशन होता है v का वो डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे अब हमें डायमेंशन ऑफ u अगर पता चल जाए तो डायमेंशन ऑफ v पता चल जाएगा। अब क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ u है वो अगर वो इनसे स्पैन हो रहा है, इसका मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब उसका डायमेंशन 3 है, क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है ना, लीनियर इंडिपेंडेंट भी, और u का हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये इसकी बेसिस का काम करेंगी, यानी u का जो डायमेंशन होगा वो हमें 3 मिल जाएगा क्योंकि उसके पास बेसिस 3 है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ v भी हमारे पास कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा। यहाँ से हमारे पास डायमेंशन मिलेगा v इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल है, नहीं है, और v को इसने फिर इनफाइनाइट बताया तो वो भी नहीं है। अब इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी है। हमें जो गिवन है w कह रहा है कि f है वो v के वो सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, वो सारे फंक्शंस कंटेन कर रहा है जिसके लिए f ऑफ e की पावर 3t क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, v के एलिमेंट्स को कंटेन किया, ठीक है, और उसमें एक कंडीशन उसने अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे एक लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है। ठीक है, इसको हमारी जो डायमेंशन है उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे वो v की जो डायमेंशन थी वो 3 थी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसके पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है, इसका मतलब 3 - 1 जो आएगा वो डायमेंशन आएगा w का, दैट इज 2, यानी जो w का डायमेंशन हमें मिला 2 मिला, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, ये क्या गिवन है, कह रहा है कि g है, ये अब पार्ट सी के क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, पार्ट सी के क्वेश्चंस हो गए हैं शुरू। कह रहे कि g है वो r से r जा रहा है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड fx है वो हमें ये गिवन है। ठीक है, fx है वो क्या गिवन है, 0 से x x माइनस टी ऑफ जी टी इंटू में डी टी वेयर x बिलोंग्स टू r। हमें कह रहा है कि f ऑफ 0 क्या आएगा, f डैश 0 क्या आएगा, f डबल डैश 0 क्या आएगा, ये सब हमसे पूछ रहे हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, है ना, और वो हमारे पास क्या होता है, लिबनिज रूल। लिबनिज रूल हमारे पास लगाएंगे, क्या होता है लिबनिज रूल, अगर किसी का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई a से x या x से, आपके पास यहाँ पे a से b, ठीक है, ये a से b है, ये कोई फंक्शंस गिवन है x के, मान लो ax एंड bx, ठीक है, आपको ये गिवन है एंड साथ में अंदर आपके पास है कोई फंक्शन g ऑफ x dt, ठीक है, आपको बोलते हैं कि इसका हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मान लो ये fx के इक्वल कोई चल रहा है, तो आप कैसे करोगे, जो इस पे लिबनिज रूल होता है वो होता है f डैश x इक्वल्स टू ax bx एज इट इज, आपको करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू, यानी करली बाय करली x g ऑफ x t इंटू में dt, ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपको ये जो b है इसको t के जगह पुट करना है, तो ये आएगा आपका x ऑफ bx और इसका होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू bx, यानी करली ऑफ bx अपॉन में करली x, प्लस में माइनस में g ऑफ x, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पुट करना है ये t की जगह, तो ax एंड यहाँ पे अगेन ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका क्या होता है, लिबनिज रूल होता है। यही रूल हम अप्लाई करेंगे हमारे गिवन के अंदर। fx हमें जो गिवन है वो गिवन है 0 से x ना, x माइनस टी ऑफ जी टी इंटू में डी टी, ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालने हैं, तो f डैश x कर दो, f डैश x करोगे, लिबनिज रूल अप्लाई करोगे, 0 से x एज इट इज, f डैश जी x के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी टी का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तो एज इट इज रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी का फंक्शन है, एंड x माइनस टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, यानी ये आपके पास बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, जब आप x t की जगह x पुट करोगे तो ये x माइनस एक्स 0 बन जाएगा, यानी ये वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी। सिमिलरली जब आप यहाँ पे t की जगह 0 पुट कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 के विद रिस्पेक्ट तो अगेन 0 मिलेगा, तो ये 0 मिल गया, तो आपको f डैश x मिला 0 से x g ऑफ t dt, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा था, कह रहा था कि f0 पे, अच्छा सबसे पहले तो f0 पे बात कर देते हैं, जब f0 का मतलब है आप x को 0 के इक्वल पुट कर रहे हो, तो x को 0 के इक्वल पुट करने का मतलब है जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 0 से 0 बन जाएगा, और 0 से 0 इंटीग्रेशन बनने का मतलब 0 ही हुआ, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। f डैश 0 कह रहा है एग्जिस्ट करेगा, और f डैश 0 0 होगा क्या, f डैश 0 जब आप निकालोगे तो अगेन ये 0 से 0 बनेगा, जी टी डी टी, तो ये फिर 0 आ गया, तो इसका मतलब एग्जिस्ट भी कर रहा है एंड 0 भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ डबल डैश करेगा क्या, और एफ डबल डैश क्या जी 0 के इक्वल होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ वही लिबनिज रूल अप्लाई करके एफ डबल डैश 0 निकालोगे, तो 0 से x, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको 0 वैल्यू दे देगा, प्लस में यहाँ पे आपको क्या करना है, इस x को t की जगह पुट करना है, तो ये आपका बनेगा gx, ठीक है, एंड इस x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने पे 1 मिलेगा, ठीक है, और आगे जब आप करोगे तो 0 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपको f डबल डैश 0 क्या मिला, f डबल डैश x की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, x की, वो क्या मिला, g ऑफ x, यानी f डबल डैश एट 0 आपको क्या मिल जाएगा, g एट 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसने नॉट इक्वल बोला, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहा है कि लैम्डा है वो मेरे पास आर में बिलोंग कर रहा है एंड पी है वो कोई भी रियल नंबर गिवन है, सच दैट द क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमें ये गिवन है, ठीक है, कह रहा है कि इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एज हाई एज पॉसिबल, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें रिलेशन पूछ रहा है लैम्डा एंड पी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, देखो इसने बोला है कि कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हो, ठीक है, ये सबके लिए एग्जैक्ट है, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर पोलिनोमियल की बात करिए तो एफ एक्स को एक बार उठा लेते हैं 1 के इक्वल, जो कि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हमें इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सुविधा अगर बढ़ाए, तो यहाँ पे हम एक्स नोट को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से h एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एक्स नोट यानी 0, एफ एट 0 प्लस में एफ एट एक्स नोट प्लस में h यानी एफ ऑफ h, ठीक है, प्लस में p ऑफ h क्यूब एफ डबल डैश एट एक्स नोट यानी एफ डबल डैश एट 0 प्लस में एट एफ डबल डैश एट h, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। हमने सबसे पहले किया एफ एक्स को 1 के इक्वल पुट, तो जब 1 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से देखो एफ ऑफ 0 भी 1, एफ एच भी 1 और एफ डबल डैश 0 और एफ डबल डैश एच 0 ही हो जाएंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h 1 dx लैम्डा ऑफ 1 प्लस में 1, ठीक है, ये बनेगा x 0 से h लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, एंड ये आ जाएगा h यानी लैम्डा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे h भी था साथ में, ओके, ठीक है, यहाँ पे h भी था, ठीक है, h से h हो गया कैंसिल, 2 लैम्डा की वैल्यू 1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 1/2, तो लैम्डा हमें मिल गया 1/2, ठीक है, ये लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 हम यूज करेंगे हमारे हायर, जब मैं क्या करूंगी हायर ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल पुट करूंगी तब मैं वहां पे लैम्डा को यूज करूंगी। तो देखो अब मेरे को ऐसा यूज करना है जिसमें मेरा p की क्वांटिटी भी आए, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं एफ एक्स को कुछ इस तरीके से चूज करते हैं कि हमारे डबल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, तो एफ एक्स को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, अब अगेन करते हैं एफ एक्स हम एक्स स्क्वायर माना, वही एक्स नोट को भी 0 के इक्वल ही रहने दिया, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 0 से एक्स एच स्क्वायर इंटू में डी एक्स, सॉरी एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में dx एंड लिमिट थी वो 0 से h थी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एच, एफ एट 0 कितना आएगा 0 एंड एफ एट h कितना आएगा h स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे h स्क्वायर पुट कर देना, ठीक, प्लस में साथ में था पी एच क्यूब एफ डबल डैश पी एच क्यूब, अब देखो डबल डैश करोगे तो 2 ही आएगा हमेशा, तो डबल डैश एट 0 पे भी 2 देगा और डबल डैश एट h पे भी 2 देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू हमने 1/2 रखी थी तो लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा h क्यूब के इक्वल, ये आएगा पी एच क्यूब 4, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा x क्यूब बाई में 3 दैट इज h क्यूब बाई में 3, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देखो दोनों साइड से h क्यूब आप कैंसिल कर दोगे तो 1/3 1/2 इज इक्वल्स टू 4p प्लस में 4p, ठीक है, एंड यहाँ से जो 4p आएगा वो हमारा आएगा 1/3 माइनस में 1/2, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना, एलसीएम आएगा 6, ये आएगा 2 माइनस 1 और ये आएगा 4p यानी 4p, ये आएगा 2 माइनस 3 यानी p की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/24 आ गई। अब हमें लेमडा की वैल्यू 1/2 मिल गई, p की वैल्यू माइनस 1/24, लेमडा 1/2 एंड p की वैल्यू माइनस 1/24, यहाँ पे इनको एक देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 2 ऑफ लैम्डा यानी 1, 24 इंटू पी यानी -1 यानी 0 आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड इक्वेशन देखो 7 ऑफ लैम्डा यानी 7/2 माइनस में 12 इंटू में माइनस का 1/24, ये कितना आएगा 7/2 प्लस में 12/24 यानी 1/2 यानी 8/2, इसका मतलब 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब इसने सेम बात यहीं पे बोली, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 0 दिया, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ पे 11, तो ये तो गलत हो गई एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पे, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एक्स वाई है वो अगर आर में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स है वो लेस देन वाई है, ठीक है, एक्स है वाई मेरा आर में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स है वो वाई से छोटा है, तो हमारे पास कोई आर बिलोंग करेगा क्या क्यू के अंदर सच दैट एक्स और वाई के बीच में ये आए, तो देखना x और y के बीच में यानी 2 की पावर 2024 इंटू में r बाई ई इज लेस देन y, अब क्योंकि x था वो y से छोटा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाइड करवा देते हैं 2 की पावर 2024 और मल्टीप्लाई करवा देते हैं e से, ठीक है, तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है, ये आपके पास आया।
अब आपको एक चीज पता है कि ये भी एक रियल नंबर है एंड ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है, एंड ई एक्स अपॉन में 2 की पावर 2024 ऑलवेज लेस देन ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब आपको पता है कि ये रियल नंबर है तो इन दोनों रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सेकंड देखो, कह रहे कि लेट ए एन है वो आपके पास सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एल सच दैट लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन बाय log n इक्वल्स टू एन, तो हमारे पास क्या लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन क्या होगा, फाइनाइट होगा क्या। हमने चूज कर लिया ए एन इज इक्वल्स टू log ऑफ एन, ठीक है, हमने क्या किया ए एन को log ऑफ एन चूज कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब आप अगर यहाँ पे क्या करते हो, सुप्रीमम कैलकुलेट कर रहे हो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन में एन करते हो, तो वो आपके पास 1 मिलता है, दैट इज एल की वैल्यू तो आपको 1 मिल गई। लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम अगर आप इसका निकालते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन, ठीक है, यानी आप इसका क्या निकालते हो, सुपीरियर निकालते हो, तो वो आपके पास क्या मिलता है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये हम क्या करती है, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ए एन हमारे पास कैसी है, log ऑफ एन है, और एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आपको इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये सुप्रीमम तो फाइनाइट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। कह रहे कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ क्यू इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अच्छा, हमें पता है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर वो हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है वो हमारे पास सिमिलर है, क्योंकि या मैं बोलूं क्यों है वो सिमिलर है नेचुरल नंबर के, तो जैसा नेचुरल बिहेव करेगा वैसा ही हमारे पास रेशनल बिहेव करेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें मिला कि क्यू के जो फाइनाइट सबसेट्स भी होंगे वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो गया करेक्ट, ठीक है। अब हमें कह रहे द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू जीरो वन इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट, हमें ऑप्शन में बोला इज इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ है वो आर से 0 1 ओनली 0 या फिर 1 को जा रहा है, ठीक है, और कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो एक बात बताओ, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पे या तो वो मेरे पास पूरी तरीके से 0 जाएगा या फिर पूरी तरीके से 1 जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पे 0 जाएगा कहीं पे 1 जाएगा, अदरवाइज वो तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें 2 फंक्शंस मिले, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इनफाइनाइट बोला था तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे कि ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, बी हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल ए बी आर के ऊपर होगी सी के ऊपर होगी, ये सब पूछ रहा है। अभी हम ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन करके आए जहां पे हमने इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी सीखी थी, 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 एंड 0 1 0, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास कैसी गिवन है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स गिवन है। और अगेन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन की कंडीशन अप्लाई करके उसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा, देखो जो हमारा E1 है वो कौन सी पोजीशन पे है, E1 हमारा सेकंड पोजीशन पे है, यानी 1 की इमेज हो गई 2, ठीक है, और हमारा जो E2 है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो थर्ड की पोजीशन पे है, यानी इसकी इमेज हो गई 3, एंड जो E3 है वो हमारी फर्स्ट की पोजीशन पे है, यानी 3 की इमेज हो गई 1, तो साइकिल हमारे पास ये बनेगी एंड इसका ऑर्डर हमारे पास होता है 3। दिस इम्प्लाई ए क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, दिस इम्प्लाई ए क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, एंड इसका जो पोलिनोमियल बनेगा मिनिमल पोलिनोमियल वो हमारे पास ये बन जाएगा, एंड यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आइगन वैल्यूज तो आएगी x-1 एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आइगन वैल्यू तो आ गई, ये कैसी आइगन वैल्यू, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, रियल के अंदर तो नहीं है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल तो होगी लेकिन सी पर आर पर नहीं, ठीक है।
इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ए तो है ही नहीं। ठीक है, ए कह रहे डायगोनलाइजेबल है सी पे बट आर पे नहीं है, ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं बी के बारे में। देखो बी मैट्रिक्स ऑल ओवर वैसी है, बस यहाँ पे ये तो ए मैट्रिक्स हो गई एंड यहाँ पे इसने ये ऐड कर दिया। ठीक है, और ये देखो ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसी बनेगी, देखना ऐसे एंड ऐसे ब्लॉक्स में। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स ही बन गई जिसके आइगन वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आई थी एंड यहाँ पे एक ब्लॉक बना 1 का, यानी एक आइगन वैल्यू अगेन 1 आ गई। तो आपके आइगन वैल्यूज जो बी मैट्रिक्स के आएंगे वो ये आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये भी डायगोनलाइजेबल है ओवर आर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरी एम है, एम है, ठीक है, एम है बी, वन आइगन वैल्यू की, वो कितनी है 2 है। ठीक है, ठीक है, बी के अंदर। लेकिन और यहाँ पे अगर जीएम भी आप निकालोगे, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो भी आपके पास कितनी आएगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, नलिटी कैलकुलेट कर लो किसकी, ए माइनस में आई की। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास होता है जब नलिटी हम कैलकुलेट करते हैं ए माइनस लेमडा आई की, लेमडा की करस्पॉन्डिंग, तो वो जीएम निकलती है लेमडा की। यहाँ पे हम 1 की जीएम निकाल रहे हैं तो हमें नलिटी चेक करनी है। ठीक है, अगर हमारे पास जीएम है वो किसके इक्वल आ गई, ए एम के इक्वल, तो इसका मतलब वो होगी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, यहाँ पे हम ए माइनस आई निकालते हैं, यानी बी माइनस आई, हम बी के लिए कर रहे हैं कैलकुलेट, तो बी माइनस आई निकालेंगे तो ये आएगा -1, -1 0, -1 0 1 0, 1 -1 0 0, ठीक है, 0 0 -1 एंड 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, नलिटी चेक कर लो। ठीक है, नलिटी यानी इसकी जो नॉन जीरो, जो हमारे पास क्या बचती है, जीरो रोज जो बचती हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 भी आएगा। ओके, ये 1 भी आएगा। अब यहाँ पे इसको आप इवेल्युएट करोगे तो आएगा -1 0 1 0, इसमें ऐड कर दो सेकंड वाली में तो ये आएगा 0 -1 1 0। ठीक है, एंड जो आएगा 0 -1 0 0 0 0 0, अगेन -1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0, क्योंकि जो सेकंड वाली थी उसको हमने अगेन ऐड करवा दिया इसमें। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या बन गई, इसकी जो नलिटी आई है, या फिर तो आप इसकी रैंक निकाल लो 4 में से माइनस करके, नहीं तो इसकी नलिटी कैलकुलेट कर लो, तो इसकी 0 रोज 2 मिल रही है। इसका मतलब जो नलिटी आ गई वो 2 आ गई एंड एम भी तो 2 थी, इसका मतलब एम इक्वल्स टू जीएम इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल। तो इसका मतलब बी डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी। तो यहाँ पे इसने बोला कि ए और बी कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी ओवर आर में, लेकिन दोनों डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी, तो करेक्ट ऑप्शन है। और कह रहा है कि सी के ऊपर भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन के आगे आ गए, इसके करेक्ट आ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे कि f है वो c से c एक एंटायर फंक्शन है सच दैट f ऑफ z इज इक्वल्स टू f ऑफ आयोटा z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमें ट्रू मिलेगी। सबसे पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या f ऑफ z है वो f ऑफ माइनस z के इक्वल मिलेगा क्या। देखो f ऑफ z है वो हमें क्या मिला, f ऑफ आयोटा z। ठीक है, हम क्या करवाते हैं, पुट कर लेते हैं आयोटा z को t के इक्वल, तो z हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आयोटा t। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ माइनस का आयोटा t इक्वल्स टू f ऑफ t। ठीक है, इसको अगेन z के फॉर्म में अगर रिप्लेस करवा दे तो ये आएगा आयोटा माइनस का आयोटा z इज इक्वल्स टू f ऑफ z। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दो, तो ये एफ जेड से एफ जेड कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा माइनस का ये इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आयोटा जेड, यानी ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ये लेकर चलते हो कि एफ जेड है वो आपका क्या है, एफ ऑफ आयोटा जेड के इक्वल है। ठीक है, ये आपको मिला। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हो सकती है,
या तो आपको एफ जेड कुछ इस तरीके का चूज करना पड़ेगा जहां पे आपकी जो आयोटा है ना, इसकी पावर क्या हो जाए, इसकी पावर कुछ ऐसी हो जाए कि ये 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, या तो आप ऐसा चूज कर लो या फिर आप कांस्टेंट फंक्शन चूज कर लो। ठीक है, आपके पास दो ही उपाय है क्योंकि फंक्शन कैसा गिवन है, एंटायर भी गिवन है। ठीक है, तो अगर आप अगर कांस्टेंट फंक्शन भी चूज करते हो तो ये ऑप्शन वैसे भी करेक्ट आता है। और अगर आप सोचते हो कि एफ जेड को आप जेड की पावर 4 का कोई फंक्शन ले लो या फिर जेड की पावर 4 ही ले लो, ठीक है, तो जब देखो आप आयोटा जेड निकालोगे तो एफ ऑफ आयोटा जेड आपको क्या मिलेगा, आयोटा जेड की पावर 4 दैट इज जेड की पावर 4 अगेन, जो कि एफ ऑफ जेड के इक्वल है, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब एफ डैश जीरो निकालोगे, एफ डैश जेड निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा 4z क्यूब, और यहाँ पे जीरो के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो जीरो, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो पे जीरो एंड थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो पे जीरो, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। कह रहे कि देयर इज एन एंटायर फंक्शन जो सी से सी जाएगा, एफ जेड है वो जी इक्वल्स टू जेड की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। जी ऑफ जेड की पावर 4 टाइप का फंक्शन भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन एंड एंटायर भी है। ठीक है, तो ये कर सकता है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि एफ क्या नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है क्योंकि हमने अभी जेड की पावर 4 लेकर दिखाई है तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट हो भी सकता है लेकिन उसको जरूरी नहीं कांस्टेंट होना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वी है वो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0 से पाई विथ इनर प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि अगर हमें इनर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में हमें इनर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि लेट एस है वो साइन एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास एक सेट है जो इनको कंटेन कर रहा है। ठीक है, एंड डब्ल्यू है वो सब स्पेस है वी का जो एस से जनरेट हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू है वो हमारे पास सब स्पेस है वी का जो एस से जनरेट हो रहा है। अब आप समझ रहे हो, जो मेरा डब्ल्यू है वो जनरेट हो रहा है बाय एस, यानी एस है वो स्पैनिंग सेट है किसका, स्पैनिंग सेट है डब्ल्यू का। ठीक है, यानी डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट इस एस के अंदर आने वाले साइन एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स से के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन हमें मिल गई। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि क्या एस बेसिस है क्या डब्ल्यू का। देखो एस स्पैन तो कर रहा है, बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरा स्पैनिंग सेट। अब वो स्पैनिंग सेट ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, हमें उसके लीनियर इंडिपेंडेंट को चेक करना है। तो देखो साइन एक्स की बात करें कोस एक्स की बात करें, ये तो हमें ऑलरेडी पता है लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये इनके साथ लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। आप इनको ग्राफिकली भी शो कर सकते हो। ठीक है, आप इनको ग्राफिकली देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 0 से पाई में लीनियर इंडिपेंडेंट आएंगे। ठीक है, 0 से पाई में क्या आएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट आएंगे। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इनका रोन्सियन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाय लेकिन आपको इसको ग्राफिकली चेक करना हो तो ग्राफिकली अगर आप चेक करोगे तो कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लीनियर इंडिपेंडेंट भी मिल जाएगा, तो इसका मतलब एस आपकी बेसिस आ जाएगी डब्ल्यू की। ठीक है, और कह रहा है कि एस क्या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है क्या डब्ल्यू की। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई भी अगर बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल होना है तो उसमें हमारे पास मान लो एफ और जी दो बेसिस हैं। ठीक है, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो अगर जीरो आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि एफ एंड जी आर ऑर्थोनॉर्मल। हाँ, ऑर्थोनॉर्मल। एंड साथ में जो एफ है इसके नॉर्म क्या आनी चाहिए, 1 के इक्वल, यानी एफ का जब इनर प्रोडक्ट एफ के साथ निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कह रहा है कि डब्ल्यू की होगी या नहीं होगी, तो उसमें क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन निकालोगे साइन एक्स कोस एक्स का। साइन एक्स कोस एक्स का निकालोगे तो ये ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जब साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का निकालोगे, ठीक है, वहां से आपको क्या मिलेगा, ये 0 के इक्वल नहीं मिलेगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर कहते हैं कि क्या कोई एफ जी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए एफ और जी है वो 0 हो जाए।
एफ और जी है वो एस के अंदर बिल्कुल, साइन एक्स और कोस एक्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से इनका ये जीरो आ जाएगा इनर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और कह रहे हैं कि एस क्या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंटेन कर रहा है क्या? एक बात बताओ, जब डब्ल्यू की बेसिस ही पूरा एस है, तो एस अपने अंदर एक बेसिस, वो भी ऑर्थोनॉर्मल और वो भी डब्ल्यू की कैसे कंटेन करेगा? ठीक है, जब वो बेसिस ही पूरा बना रहा है, उसमें से अगर एक भी पार्ट आपने रिमूव कर दिया तो वो बेसिस नहीं रहेगी, तो वो अपने अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंटेन ही नहीं करा, क्योंकि ना तो एस पूरी तरीके से खुद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, और जब मैं उसमें से एक एलिमेंट रिमूव भी कर दूंगी तो वो मेरे पास बेसिस ही नहीं बचेगी। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया गलत। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, फैब 2025 के नेट के क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।